हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबोध जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मेरा जो ऑफलाइन कोचिंग है तो उसमें हम अभी बिहार दरोगा का जो मेंस एग्जाम होने वाला है 19 अप्रैल को, इसको लेकर के हम कुछ टेस्ट चला रहे हैं, जिसका क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से आपके बीच भी हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप लोग को मेरा सेट किया हुआ क्वेश्चन अगर अच्छा लगेगा और मेरा प्रयास अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और पहला क्वेश्चन सेट किए हैं कि स्वतंत्र भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किन वर्षों में किया गया था। तो एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत में अगर हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 2 बार किया गया है। कब कब किया गया है आइए जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला हुआ 1969 में, यानी कि 1969 में हुआ। अब आपसे ये सवाल पूछेगा कि जब पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ तो कितने बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो याद रखिएगा कि 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब हुआ था? 1969 में, यानी कि 1969 में। और दूसरी बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1980 में किया गया, और इस समय कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आपसे यहां से 2 टाइप से सवाल बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। तो याद रखेंगे 1969 में हुआ, और कितने बैंकों का हुआ तो 14 बैंकों का हुआ। दूसरी बार जो है 1980 में होता है, 1980 में होता है, और कितने बैंकों का होता है तो याद रखेंगे 6 बैंकों का होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन सेट किया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण की बात करें, यानी कि हम आरबीआई की अगर बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आरबीआई की स्थापना जो है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम बना एक्ट लागू हुआ था, यानी कि 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम लागू किया गया था, इसी के तहत भारतीय मुद्रा शाख नियंत्रण को स्थापित करने के लिए भारत में आरबीआई की स्थापना की गई थी। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की अगर बात करें तो याद रखना है 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है क्या किया गया था तो राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपसे अगर सवाल पूछे कि मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन लागू करता है, अगर आपसे सवाल पूछे कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति कौन लागू करता है, तो याद रखिएगा आरबीआई जो है मौद्रिक नीति को लागू करता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजी बाजार में आर्बिट्राज का क्या अर्थ होता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका हम आपके सामने ऑप्शन भी रख रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूंजी बाजार में आर्बिट्राज का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लेन देन पर लगने वाला टैक्स, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है उसमें लेन देन में लगने वाले जो कर हैं, जो टैक्स हैं, उसको क्या आर्बिट्राज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है करेंसी के मूल्य में अंतर से लाभ कमाना। मतलब ये कह रहा है कि करेंसी के मूल्य के अंतर में, जैसे मान लेते हैं कि अभी जो है डॉलर का वैल्यू, अगर मान लेते हैं कि भारतीय रुपया में, अगर भारतीय रुपया 90 रुपया के बराबर 1 डॉलर है, और कोई व्यक्ति 90 रुपया में 1 डॉलर खरीद लिया, और आगे चल करके कुछ दिनों में वो डॉलर का वैल्यू 110 रुपया हो जाता है, तो जो 90 रुपया में खरीदा था वो अगर उस डॉलर को बन जाएगा तो कितना उसको मिलेगा, 110 रुपया मिलेगा। तो क्या होगा, उसको फायदा होगा। तो आर्बिट्राज का मतलब यही होता है कि करेंसी के मूल्य में अंतर से लाभ कमाना, मतलब करेंसी के मूल्य में अंतर से लाभ कमाने के घटना को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्राज बोलते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगला सवाल कह रहा है कि सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली पर बम कब फेंका था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त कब केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे, तो याद रखिएगा 1929 में 1929 में भगत सिंह, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त के साथ ही मिलकर के क्या करते हैं तो केंद्रीय विधानसभा के कोने में बम फेंकते हैं। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये बम क्यों फेंका गया था। तो याद रखिएगा
पब्लिक सेफ्टी के विरोध में, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी के विरोध में भगत सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर क्या करते हैं, केंद्रीय विधानसभा के कोने में बम फेंकते हैं और वहां पे इन्होंने क्या किया था, अपनी गिरफ्तारी दी थी और एक पर्चा फेंके थे कि मैं बाहरी सरकार के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहता हूं, इसीलिए इस बम को हम लोग फेंक रहे हैं। ऐसा कुछ वहां पे क्या हुआ था, पर्चा लिख के छोड़े थे और वहीं पे उनकी क्या हुई थी, गिरफ्तारी की गई थी। अगला क्वेश्चन सेट किया गया है कि भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या किस वर्ष की थी। तो अब हम बात करेंगे सैंडर्स है कौन। तो याद रखिएगा, भारत में साइमन कमीशन जो आया था 1928 ईस्वी में, तो साइमन कमीशन आपसे सवाल पूछ सकता है कि साइमन कमीशन को भारत कब आना था। तो याद रखेंगे, भारत में साइमन कमीशन को 1929 ईस्वी में आना था। और क्यों आना था, तो याद रखेंगे 1919 ईस्वी में जो अधिनियम बना था उसी की समीक्षा हेतु, यानी कि उसी के जांच हेतु जो है 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन को भारत आना था। लेकिन साइमन कमीशन का गठन 1927 में हो जाता है और एक साल पूर्व यानी कि 1928 में ही साइमन कमीशन भारत आ जाता है। दूसरा विरोध होने का कारण ये हुआ कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों कौन थे, तो याद रखेंगे ब्रिटिशर्स थे, उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, जिसके कारण साइमन कमीशन का क्या होता है, पूरा विरोध होता है। और याद रखेंगे, लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखिएगा पंजाब के रहने वाले थे, पंजाब केसरी के नाम से उन्हें जाना भी जाता है। तो लाहौर में लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में क्या होता है, साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है और सैंडर्स वहां पे क्या था, पुलिस अधिकारी था, उसने लाठीचार्ज करवाया, जिसके कारण लाला लाजपत राय जी के सर में चोट लग गई और लगने के बाद क्या होता है, लाला लाजपत राय जी का मृत्यु हो जाता है। इस मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनके साथियों ने मिलकर के क्या किए, सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दिए। और इसके बाद क्या होता है, तो वहां से ये लोग फरार हो जाते हैं। तो सवाल यहां से पूछ रहा है कि भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कब की थी। तो याद रखेंगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1928 ईस्वी। कब हो जाएगा, 1928 ईस्वी, यानी कि सैंडर्स की हत्या कब किए थे भगत सिंह, तो याद रखेंगे 1928 ईस्वी में। अगला सवाल इसमें सेट किया गया है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है और इसे कब लिखा गया। तो याद रखिएगा, हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसके लेखक है महात्मा गांधी। 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी क्या लिखे थे, हिंद स्वराज पुस्तक लिखे थे। अब सवाल इसमें इंपॉर्टेंट ये बनता है कि कहां से लिखे थे या कहां पे लिखे थे। तो याद रखेंगे, वो ब्रिटेन से दक्षिण अफ्रीका के जाने के दौरान नाव पे बैठे बैठे एक किताब लिखे थे जिसका नाम था हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज में उन्होंने, यानी महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य को, ब्रिटिश संसद को बांझ और बेश्या से तुलना की है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि ब्रिटिश संसद को बांझ और बेश्या से कौन तुलना की है, तो याद रखेंगे महात्मा गांधी। ठीक है, देखिए साथियों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप टीआरई के भी एग्जाम देने वाले हैं, टीआरई 4 के, तो आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और अगर आप चाहते हैं किसी तरीके का मैं क्वेश्चन प्रत्येक दिन लेकर के आऊं, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, मैं आपके लिए प्रत्येक दिन ऐसा वीडियो अपलोड कर दूंगा। आइए अब बात करते हैं महात्मा गांधी से। तो महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहे थे कि आजादी मुट्ठी में है, इससे कस के पकड़ लो। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि किसने कहा था। इसके बाद याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से एक और सवाल मैं आपको बता रहा हूं, आपसे सवाल पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था। तो याद रखेंगे वर्धा में, ठीक है, और डेट याद रखना है 14 जुलाई 1942। वर्धा में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया जाता है और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चला करके सारे भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो टॉप नेता थे उनको जो है क्या होता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आपसे सवाल पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन नेता को कहां रखा गया गिरफ्तार करके। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जयप्रकाश नारायण। याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण का जन्म सीताब दियारा में हुआ था, ठीक है, और ये भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था और वहां से दीपावली के रात, आपसे सवाल बीपीएससी भी पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जब हजारीबाग जेल से फरार हुए वो कौन सी रात थी। तो याद रखेंगे अक्टूबर महीना था और दीपावली की रात थी, ठीक है, कौन सी रात थी, दीपावली की रात थी। और वहां से भाग करके वो कहां चले जाते हैं, नेपाल के तराई क्षेत्र में चले जाते हैं और वहीं राजविलास के जंगल में जाकर के, याद रखिएगा राजविलास इंपॉर्टेंट है, राजविलास के जंगल में जाकर के जयप्रकाश नारायण और क्या करते हैं, आजाद दस्ता का गठन करते हैं। तो सवाल आपसे पूछेगा कि आजाद दस्ता जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
गठित किया गया था या गठन किया गया था, इसका नेतृत्व किसने किया या फिर इसके गठन कौन किए थे? तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण। अब बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा गया था? अहमदनगर के किले में, यानी कि अल्मोड़ा जेल उसी को कहा जाता है। तो आपको अल्मोड़ा जेल कहीं देगा तो भी नहीं परेशान होना है, या अहमदनगर किले में देगा तो भी नहीं परेशान होना है। और वहीं से पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पत्र लिखा करते थे जिसका नाम था पिता के पत्र पुत्री के नाम। क्या नाम था? तो याद रखना है पिता के पत्र पुत्री के नाम। जवाहरलाल नेहरू का किताब आपको याद रखना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। अब आइए इसके बाद हम लोग जानेंगे कि महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था। तो याद रखेंगे महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी तीनों को एक साथ जो है कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, मैं समझता हूँ इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है दांडी मार्च के समय दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। सवाल कह रहा है कि दांडी मार्च के समय दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो पहले जानेंगे कि दांडी मार्च शुरू कब हुआ। याद रखिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ क्या करते हैं? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। याद रखना है 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ क्या करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये लोग कहां पहुंच जाते हैं? दांडी पहुंच जाते हैं। मतलब ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था एक पैदल मार्च था, और कहां से कहां तक की दूरी तय की गई थी? तो कहां से? तो साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद गुजरात में है वहां से लेकर के दांडी तक। इसके बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी सुबह में समुद्र के पानी से नमक बना करके और नमक कानून को तोड़ते हैं, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो यहाँ से 2 सवाल याद रखना है। सवाल नंबर 1 आपसे सवाल पूछेगा दांडी मार्च पैदल यात्रा शुरुआत कब हुई? तो याद रखना है 12 मार्च 1930 ईस्वी को। दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी कब किए? तो याद रखना है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। इसके बाद याद रखना है दक्षिण भारत में, अब यहाँ से सवाल दे रहा है कि दक्षिण भारत में किसने इस आंदोलन को चलाया? तो याद रखेंगे गांधी जी के समधी थे जिनका नाम था सी राजगोपालाचारी, और सी राजगोपालाचारी को गांधी जी राजा जी की उपाधि दिए थे। ये भी सवाल याद रखना है। सी राजगोपालाचारी क्या करते हैं? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत में नमक आंदोलन को चलाते हैं, नमक सत्याग्रह को चलाते हैं, और वो भी यात्रा किए थे कहां से कहां तक? तो याद रखिएगा त्रिचिरापल्ली से वेदारण्यम तक। कहां से कहां? तो याद रखना है त्रिचिरापल्ली से वेदारण्यम तक। इसके बाद बात करते हैं रानी गडोलियो को। तो याद रखेंगे रानी गडोलियो जो है वो जिया तरंग या फिर इसी को हरेला आंदोलन कहा जाता है, वो चलाई थी। तो आपसे भी सवाल पूछ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्य में हरेला आंदोलन किसने चलाया, या फिर सविनय अवज्ञा क्षमा कीजिएगा हरेला आंदोलन या जिया तरंग आंदोलन किसने चलाया? तो रानी गडोलियो के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, रानी गडोलियो से मात्र 12 साल उनकी उम्र हो रही थी, और उसी समय जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ती हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा आटाकामा मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो पेरू और चिली की सीमा पर है। अब आपसे सवाल पूछ देगा कि ये उत्तरी अमेरिका में है कि दक्षिणी अमेरिका में है। तो याद रखिएगा आटाकामा मरुस्थल आपका कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। और कहाँ है? तो पेरू और चिली में है। याद रखना है पेरू और चिली में है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि प्रकृति से संबंधित सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? तो याद रखेंगे प्रकृति से घटित जो भी घटना होती है वो कहाँ होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। वहीं आपसे सवाल पूछेगा कि वायुयान किस मंडल में उड़ता है? तो याद रखना है समताप मंडल में उड़ता है। कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में। और समताप मंडल में आपका कौन सा है? ओजोन लेयर है। याद रखना है ओजोन लेयर जो है कहाँ है? समताप मंडल में है। अगला सवाल कह रहा है कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को बांझ और वेश्या किस पुस्तक में कहा था? तो अभी जस्ट हम बात किए हैं कि हिंद स्वराज गांधी जी 1916 ईस्वी में लिखे थे, और उसी में उन्होंने क्या कहा? तो बांझ और वेश्या कहे थे। ठीक है, आइए अगले सवाल में पे आते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी पत्रिका गांधी जी की नहीं है? इसका 4 ऑप्शन हम आपको बोर्ड पे लिख रहे हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी पत्रिका गांधी जी की नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया है, याद रखेंगे नवजीवन। क्या दिया है? तो याद रखना है नवजीवन। ठीक है, ऑप्शन ए है नवजीवन। बी ऑप्शन है, याद रखना है हरिजन। ठीक है, बी ऑप्शन है हरिजन।
सी ऑप्शन है, सी क्या दिया है तो याद रखना है यंग इंडिया, क्या है यंग इंडिया। और डी ऑप्शन आपका है, याद रखेंगे हिंद स्वराज है, क्या है हिंद स्वराज, ठीक है हिंद स्वराज है। तो देखिए याद रखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका गांधी जी की नहीं है। तो देखिए नवजीवन भी गांधी जी की पत्रिका है, हरिजन भी गांधी जी की पत्रिका है, यंग इंडिया भी पत्रिका है। हिंद स्वराज क्या है, एक पुस्तक है, याद रखना हिंद स्वराज क्या है पुस्तक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब हरिजन पत्रिका की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछ सकता है कि गांधी जी हरिजन पत्रिका का संपादक कब किए थे। तो याद रखेंगे 1933 ईस्वी में। और 1932 ईस्वी में गांधी जी क्या किए थे, याद रखना है 1932 ईस्वी में गांधी जी हरिजन सेवक संघ का स्थापना किए थे। क्या किए थे, हरिजन सेवक संघ। आपसे सवाल पूछेगा कि गांधी जी हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किए, 1932 ईस्वी में। इसके बाद आपसे सवाल पूछेगा कि गांधी जी हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब करते हैं, तो 1933 ईस्वी में, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बाल मजदूरी पर रोक किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो ये जो है मौलिक अधिकार में आप लोग पढ़े होंगे कि आर्टिकल 23-24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो 23 में क्या है, तो याद रखिएगा 23 में आपका आर्टिकल 23 में यानी कि अनुच्छेद 23 में बाल श्रम है, यानी कि बंधुआ मजदूरी की बात करता है। और अनुच्छेद 24 में क्या है, तो बाल श्रम यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में नौकरी करने यानी कि काम पे रखने पे रोक लगाया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि बाल मजदूरी पर रोक किस अनुच्छेद के तहत है, तो याद रखना है 24। चलिए अगला सवाल कह रहा है इनमें से किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अगर आपसे सवाल पूछे, सिर्फ अगर इतना पूछे कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया है, तो याद रखेंगे भारतीय संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं, या फिर आपसे सवाल ये पूछते कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहे हैं, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 हो जाएगा। और सिर्फ अगर आपसे ये सवाल पूछे कि किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। अब हम लोग प्रस्तावना को जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा 13 अगस्त 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति के द्वारा क्या किया गया, पारित कर दिया गया। और आगे चल करके ही आपका उद्देश्य प्रस्ताव क्या कहलाया, संविधान का प्रस्तावना कहलाया। तो मैं समझता हूं आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है। तो याद रखिएगा संसदीय जो शासन प्रणाली है कहां से ली गई है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। अगला सवाल कह रहा है आपातकालीन उपबंध कहां से लिया गया है। तो देखिए आपातकालीन उपबंध जो है ये जर्मनी से लिया गया है। अब बात करते हैं कि आपातकाल में कौन कौन से अनुच्छेद आता है। तो याद रखिएगा 3 अनुच्छेद आपको याद रखना है। कौन कौन याद रखना है, तो याद रखना है अनुच्छेद 352 जिसको राष्ट्रीय आपात कहते हैं, दूसरा अनुच्छेद 356 जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और तीसरा अनुच्छेद 360 जिसको वित्तीय आपात कहते हैं। ठीक है, कौन कौन आर्टिकल है आपातकाल से संबंधित, 352, 356, 360। अब आपसे सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारत में एक बार भी उपयोग नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 360 जो है एक बार भी भारत में उपयोग नहीं हुआ, मतलब एक बार भी लागू नहीं हुआ है। बोलने का मतलब क्या है कि एक बार भी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है, इसके लिए कितनी शर्तें हैं। ये सवाल आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं, कमेंट में आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, फिर से सुनिए कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है, इसके लिए कितनी शर्तें हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है कमेंट में। अगला सवाल है विवाह करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा विवाह करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में वर्णित है। किसमें है, अनुच्छेद 21 में वर्णित है, यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत आता है। चलिए अगला सवाल कह रहा है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब दिया गया था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखेंगे शिक्षा का जो अधिकार है, ठीक है, सबसे पहले तो बात करें शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा शिक्षा का जो अधिकार है आर्टिकल 21 का ए में है। किसमें है, आर्टिकल 21 का ए में है। और आर्टिकल 21 अगर सिर्फ आपसे पूछे कि 21 में क्या है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21 में क्या है, तो 21 में याद रखेंगे प्राणों की दैहिक स्वतंत्रता है, विवाह करने का अधिकार है, और आर्टिकल 21 का ए में क्या है, शिक्षा संबंधी अधिकार है।
अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब दिया गया? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 को। कब दिया गया? 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अब एक और सवाल आप लोग को बता देते हैं, याद रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार कुल 10 थे। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार कुल कितने थे? तो 10 थे। अभी वर्तमान में जो है याद रखेंगे, सॉरी क्षमा कीजिएगा, मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कितने मौलिक कर्तव्य, ठीक है, क्षमा कीजिएगा। तो आपसे सवाल पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं? तो याद रखना है 11 है, ठीक है, 11। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है अभी तक कितनी बार दूरसंचार नीति लाई गई है? तो मेरे भाई याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए दूरसंचार नीति की बात करें तो अभी तक 3 बार लाया गया है। कब कब? तो याद रखना है पहली बार लाया गया 1994 में, दूसरी बार लाया गया 1999 में, ठीक है। अब तीसरी बार अगर आपसे बात करें तो याद रखना है 2011 में लाया गया। कब लाया गया? 2011 में लाया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अभी तक जो है कितनी बार दूरसंचार नीति लाई गई है? तो 3 बार। कब कब? 1994, 1999 और 2011। अगला सवाल कह रहा है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो याद रखिएगा 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ लाई जाती है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए राष्ट्रपति, सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति पे का शपथ। तो राष्ट्रपति का शपथ जो है अनुच्छेद 60 में है। उसके बाद अनुच्छेद 61 में अगर बात करें तो राष्ट्रपति पे क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया है। अब हम महाभियोग की प्रक्रिया को जानेंगे। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति पे महाभियोग लाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देना होता है, ठीक है। राष्ट्रपति को क्या होता है? 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। इसके बाद राष्ट्रपति पे महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया सकता है, राज्यसभा में लाया सकता है और लोकसभा में लाया सकता है। लेकिन शर्त यह है कि अगर लोकसभा में राष्ट्रपति पे महाभियोग लाया जाएगा तो कम से कम 100 सांसदों का समर्थन होना अनिवार्य है। वहीं अगर राज्यसभा में राष्ट्रपति पे महाभियोग लाया जाएगा तो कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग को देना है कमेंट में कि न्यायपालिका और न्याय पुनरावलोकन कहां से लिया गया है। चलिए मैं ही बता रहा हूं, याद रखिएगा अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें से किस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी? देखिए 2 स्तरीय और त्रिस्तरीय बड़ा एग्जाम में पूछता है। तो अभी वर्तमान में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। अब पहले हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पे बात करें, उसके बाद आते हैं 2 पे। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो याद रखिएगा 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का थ्योरी दिया था, जो अभी लागू है, ठीक है। कब? 1957 में। और कौन? बलवंत राय मेहता समिति। अब आपसे सवाल पूछेगा कि भारत में पहली बार पंचायती चुनाव कब हुआ? तो याद रखेंगे राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में। और पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? तो याद रखना है 29 विषय आपका किसमें है? पंचायती राज में है। वहीं 18 विषय आपका किसमें है? नगर निगम में है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नगर निगम में कितने विषय हैं? तो याद रखना है 18 विषय हैं और 29 विषय किसमें है? तो पंचायती राज में है। अब बात करते हैं हम कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अब आइए जो क्वेश्चन करा कि 2 स्तरीय किसने दिया था? तो याद रखेंगे अशोक राय मेहता समिति। और ये कब दिए थे? 1977 में दिए थे। कब दिए थे? 1977 में। देखिए सारा क्वेश्चन हम खुद से जो है सेट किए हैं और टीआरई और दरोगा के जो स्टूडेंट मेरे पास ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं उनको ये क्वेश्चन हम सेट दिए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपको भी हम दें वीडियो के माध्यम से या लाइव करा दें तो आप कमेंट कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा नरसिम्हन समिति का संबंध जो है बैंकिंग सुधार से है। किससे है? यानी कि बैंकिंग सेक्टर भी रहेगा ऑप्शन में और तो आप मार दीजिएगा, या बैंकिंग सुधार भी रहेगा तो मार देना है नरसिम्हन समिति। चलिए अगला सवाल कह रहा है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया। अब आपसे भी सवाल पूछ सकता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह थे। कौन थे? एनके सिंह।
चलिए अगला सवाल कह रहा है विमान किस मंडल में उड़ते हैं। तो हम पहले ही आपको इसका आंसर बता चुके हैं। इसका जवाब आप लोग को देना है कि विमान जो है किस मंडल में उड़ता है। अगला सवाल है किस जलवायु में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। तो याद रखिएगा भूमध्य सागरीय जलवायु जो है, भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या होता है, जाड़े के दिन में वर्षा होती है। कहाँ होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु में जाड़े के दिन में वर्षा होती है। अगला सवाल है कि रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में है। तो याद रखिएगा रॉकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में है। आपसे सवाल पूछेगा काराकोरम कहाँ है, तो भारत में है। आपसे सवाल पूछेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। इस क्वेश्चन याद रखना है। चलिए अगला सवाल कह रहा है इनमें से कौन सी चोटी पूरी तरह भारत में स्थित है। तो ए ऑप्शन से देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए है मकालू, नहीं होगा। बी है अन्नपूर्णा, ये भी नहीं होगा। सी है माउंट एवरेस्ट, ये भी नहीं होगा। डी है कामेट या नंदा देवी। ठीक है, तो याद रखें कामेट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मदन लाल ढींगरा ने किस वर्ष कर्जन वायलू को गोली मारकर हत्या की थी। तो याद रखिएगा 1909 ईस्वी में मदन लाल ढींगरा जो है कर्जन वायलू को गोली मारकर हत्या कर दिए थे। ठीक है, कर्जन वायलू को गोली मारकर हत्या किसने किया था, मदन लाल ढींगरा ने। कब, 1909 में। अगला सवाल कर रहा है जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा जादूगोड़ा जो है झारखंड में है, भारत के झारखंड में याद रखिएगा जादूगोड़ा है। और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है भारत में मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। तो याद रखेंगे केरल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, केरल को। अगला सवाल है कथकली नृत्य किस राज्य की है। तो याद रखेंगे कथकली जो है कहाँ की है, केरल की है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कालबेलिया नृत्य किस राज्य में होता है। तो याद रखेंगे कालबेलिया जो है ये कहाँ होता है। तो कालबेलिया आपका राजस्थान का नृत्य है, यानी कि कालबेलिया कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। ठीक है, अगला सवाल है इनमें से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तो याद रखेंगे कोणार्क जो मंदिर है, कोणार्क मंदिर उसे क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा कहते हैं। चलिए अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का निधन किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे 1915 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले और किसका, फिरोज शाह मेहता का क्या हुआ था, निधन हुआ था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें से किस समिति के सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लोकलेखा समिति। तो याद रखिएगा लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि कह रहा है कि सभी लोकसभा के हैं। दूसरा इसमें है प्राक्कलन समिति। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 कहाँ होते हैं, लोकसभा के होते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखेंगे झारखंड राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है, पारसनाथ है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक अबरख किस राज्य में होता है। देखिए हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, चारों में से आपको आंसर खुद आपको बताना है, क्योंकि बहुत इजी सवाल है, इसका आंसर आप लोग को बताना है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे अधिक अबरख किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए है झारखंड, बी है राजस्थान, सी है आंध्र प्रदेश और डी है उड़ीसा। आपको बताना है कि कहां सबसे अधिक अबरख होता है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि RRI का क्षेत्रीय मुख्यालय किस शहर में खोला गया है। तो याद रखेंगे वाराणसी में खोला गया है। कहाँ खोला गया है, वाराणसी में। अगला सवाल है बिहार के कितने जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है। ये भी पीपीएससी सवाल पूछा है। तो याद रखेंगे बिहार के 12 जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है, यानी कि 6 उत्तर 6 दक्षिण। तो क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ सकता है कि गंगा नदी कुल कितने जिलों को बिहार में जोड़ती है। तो याद रखेंगे 12। अगला सवाल है पटना जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है। तो याद रखेंगे 9 जिलों से लगती है। ठीक है, तो इसमें जितना भी क्वेश्चन था सब क्वेश्चन को हम इस वीडियो में आपको कराने का प्रयास किए हैं। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग इसी तरह का क्वेश्चन चाहते हैं, जितने भी दरोगा और क्या बोलते हैं TRE के स्टूडेंट हैं, आप लोग तैयारी करने वाले, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं आप लोग के लिए प्रत्येक दिन ऐसा ही क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।